सुभाष चंद्र बोस। इनका बर्थडे किस डेट को आता है बताओ? सुभाष चंद्र बोस। लिखने की चीज़ें कम होंगी, समझने की चीज़ें ज़्यादा होंगी। सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म हुआ था आपका 23 जनवरी, जिस दिन हम मनाते हैं क्या, पराक्रम दिवस। 23 जनवरी। 23 जनवरी। 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। और किस वर्ष में हुआ था आपका? तो 1897 में। 1897 में। कहाँ पर हुआ? जैसे ही कटक। कटक एक स्थान पड़ता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर जन्म हुआ। अगर बात करें इनकी, जो पिता थे, पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे जानकी नाथ। जानकी नाथ। जानकी नाथ। और इनकी माता जी, इनकी माता जी का नाम था प्रभावती। माता जी थी इनकी प्रभावती। प्रभावती। तो कटक में ये जन्मे। और इनके पिताजी शुरुआत से ये चाहते थे कि इनकी स्कूलिंग इस तरह से हो कि कल को ये यहाँ पर आईसीएस सर्विसेज में जाएं। आप जानते होंगे आज भी देश में यूपीएससी, यूपीएससी की परीक्षा को, साथ ही आप जानते होंगे, एक विशेष परीक्षा माना जाता है। तो आज भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यूपीएससी को पास करना, उसके थ्रू जा करके वहाँ सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईओएस आदि आपका सर्विसेज में जाना। तो उस समय इनके पिता की भी यही इच्छा थी। ये उस समय पर परीक्षा होती थी आईसीएस के नाम से, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और सुभाष चंद्र बोस खुद बहुत, कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था। जैसे कि उस समय के कांग्रेस के लीडर्स में कोई भी व्यक्ति ये कहते हैं कि उनसे आगे की दूरगामी सोच नहीं रखता था, उनसे दूरदर्शी कोई भी व्यक्ति उनके समकक्ष नहीं था सुभाष चंद्र बोस जी के। तो वो बचपन से ही इतने मेधावी छात्र थे। तो इतने मेधावी थे कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों में, क्योंकि उनकी माताजी उनको बहुत सपोर्ट करती थी, उनकी माताजी का बहुत प्रेम उनको मिला। पिताजी तो आप जानते ही हैं कि भैया ये परीक्षा तुमको पास करनी है। उन्होंने अपने पिताजी से इच्छा भी जाहिर की कि भाई मैं इस परीक्षा को नहीं देना चाहता, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा इससे अच्छी देश सेवा क्या होगी, ब्रिटिशियर्स की सरकार है और यहाँ पर उनके थ्रू आप जा करके और यहाँ जो सुधार के कार्य हैं उनको करें। लेकिन उनका मानना क्या था कि अगर हम आईसीएस में जाएंगे तो हमको अंग्रेजों के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और यदि, या तो हम अंग्रेजों के आदेशों का पालन कर सकते हैं या आपका राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर ये दोनों चीज़ें एकदम विपरीत थी। अंग्रेजों के चापलूसी करने का मतलब, उनके आदेशों का पालन करना का मतलब होता था भारतीयों पर अत्याचार के कार्यक्रम को सुनियोजित करना या उसको आगे चलाना, सही ढंग से चलाना। तो दोनों चीज़ें मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो उनकी माताजी उनको बहुत प्रेरणा देती थी शुरुआत से। कहते हैं कि अपने स्कूल के दिनों में ही सुभाष चंद्र बोस ने अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद जी ने जो पुस्तकें लिखी थी उनको पढ़ लिया था। आप समझ रहे हैं, अपने स्कूल के दिनों में। अब आप मुझे बताएं किसी एक पुस्तक का नाम, स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी एक पुस्तक है जिसको उन्होंने पढ़ा होगा? तो यानी कि ये उसको पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी जो प्रचलित पुस्तकें थी। इसके बाद में क्या होता है, तो वो परीक्षा की घड़ी आती है 1919 में, इनको लंदन भेजा जाता है। और 1920 में इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की। आईसीएस परीक्षा पास की। परीक्षा पास की। कब की थी, किस वर्ष में? 1920 में। 1920 में क्या बोलेंगे? पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ, ही पास्ड द एग्जाम ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, इन 1920। और अब तक जितने भी भारतीय इस परीक्षा में बैठे थे, इनसे अच्छी रैंक भी किसी की नहीं आई थी। फोर्थ रैंक इनकी आई। कौन सी रैंक आई थी इनकी? चौथी रैंक आई। यानी कि इनसे पहले आईसीएस में सफल होने वाले भारतीय तो थे। जैसे कि हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे, हमने पॉलिटी में आपको बताया था कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा को पास किया था। तो बहुत सारे लोग थे जो पहले से पास कर चुके थे, लेकिन इनसे अच्छी रैंक किसी की नहीं आई थी अब तक। किसी भारतीय के द्वारा प्राप्त सबसे अच्छी रैंक थी। ठीक है। तो एक ही वर्ष में इन्होंने इसको पास कर लिया था। एक ही वर्ष में 1919 में लंदन गए तो वहीं होती थी परीक्षा। और बाद में क्या बोलेंगे, 1921 में नौकरी छोड़ दी। 1921 में नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी। वही वाली बात हुई ना, मैं पाकर अगले ही पल ना त्याग दूं तो कहना। नौकरी छोड़ दी, ठीक है। ही लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द जॉब इन 1921। 1921। इनके भाई थे, उनका नाम था, इनके भाई का नाम था शरत चंद्र बोस। तो अपने भाई साहब को यानी शरत चंद्र बोस को इन्होंने एक लेटर लिखा। और उस लेटर में लिख लेना यहाँ पर, पत्र लिखा। किसको? पत्र लिखा
अपने भाई को। क्या नाम था उनका? इनके भाई का नाम था शरत चंद्र बोस। भाई का नाम था शरत चंद्र बोस। और शरत चंद्र बोस को ये पत्र लिख करके कि भाई हम इस नौकरी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन हुए कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही दिन, पद भी नहीं संभाला था। तो क्या बोलेंगे, इनके पिताजी ने इनसे कहा कि भाई तुमको जो है इतना यार बंगला मिलेगा रहने के लिए। आप जानते होंगे आज भी देखिए कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो लोग यूपीएससी परीक्षा को पास करते हैं। तो इनसे कहा गया कि भाई आपको इतनी सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, तो इन सुविधाओं को तुम छोड़ करके क्या प्राप्त कर लोगे। लेकिन कहते हैं ना, जो देशभक्त लोग होते हैं, जो जुनूनी लोग होते हैं, जिनको देश से प्रेम होता है, और उनके लिए दुनिया में फिर कोई और बड़ी चीज़ नहीं हो सकती देश प्रेम के मुकाबले। तो उन्होंने उस देश प्रेम को चुना। अब मुझे बताइए 1921 में कौन सा आंदोलन चल रहा था देश में? तो उस समय पर चल रहा था असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन में जाकर के शामिल हो गए, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। और वहीं पर इनकी जो मुलाकात हुई वो चित्तरंजन दास जी से हुई, जिनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ये तो सब जानते हैं, हम आपको बता चुके थे। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। आपको याद होगा इन्हीं दिनों में 1922 में गया अधिवेशन के बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी। बताइए जरा उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का क्या नाम था? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू जी के साथ में मिलकर के उसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास, उन्होंने बनाई थी स्वराज पार्टी। क्या बनाई थी? स्वराज पार्टी। तो ये पत्र लिख करके इन्होंने नौकरी को क्या बोलेंगे यहाँ पर छोड़ दिया। क्या बोलेंगे? और इनके जो गुरु रहे यहाँ पर, इन्होंने गुरु चुना अपना। गुरु कौन थे इनके? CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास आपका बंगाल में एक प्रसिद्ध नेता थे, बहुत अच्छी छवि उनकी थी। तो 1924 में बंगाल में चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव। तो कलकत्ता नगर निगम के, आपका कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने थे चित्तरंजन दास। तो वहीं पर चित्तरंजन दास जी के सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भी यहाँ नगर निगम में काम करो और तुमको हम CEO बनवा देते हैं इसका। तो पहली बार CR दास ने ही उनको कलकत्ता नगर निगम का CEO बनवाया 1924 में ही, 1924 में। कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? नोट कर लेना, यहीं का घटनाक्रम है, यहाँ पे लिख लेना। SC बोस, सुभाष चंद्र बोस 1924 में, 1924 में कलकत्ता नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम पूछा जाएगा वो किस नगर निगम में कार्य उन्होंने किया था। कलकत्ता नगर, कलकत्ता नगर निगम, टूट गया, त्रुटि बोधक चिन्ह लगा लीजिए। कलकत्ता नगर निगम के CEO, CEO चुने गए, चुने गए। अब क्रांतिकारी आदमी थे, देश सेवा इनके अंदर थी, देश सेवा की भावना इनके अंदर थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जैसे ही ये CEO चुने गए, CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। किसी भी, आप समझिए, जो बॉडी है उसको चलाने के लिए जो सबसे मुख्य आदमी होता है, जैसे गूगल में सबसे ज़्यादा जो एक्शंस है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होता है। कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, मुख्य कार्याधिकारी उसको बोलते हैं। तो यानी कि कार्य किसके हाथ में थे? कलकत्ता नगर निगम के। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्रांति लागू की। देखिए कैसा अनाउंसमेंट इन्होंने किया। इन्होंने किया यहाँ पर कि हम अब खादी को अपनाएंगे सारे लोग। तो खादी को बढ़ावा दिया। और साथ में ही इन्होंने बोला कि नगर निगम के लोगों की तनख्वाह इतनी कम है, मैं अपनी आधी तनख्वाह नगर निगम के कर्मचारियों को दूंगा। तो इससे व्यक्ति का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा नगर निगम के लोगों में। और पास में भी स्थानीय कार्यक्रम, लोगों से संवाद करना, लोगों को ब्रिटिश सरकार के जितने भी अनैतिक कानून थे उनके बारे में सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। यानी कि जो नेशनलिज्म की भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, उसको लोगों के अंदर भरना कि भाई देश प्रेम से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, देशभक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती इस दुनिया में, कोई लालच उससे बड़ा नहीं हो सकता इस दुनिया में, कोई समर्पण आपका राष्ट्र के लिए समर्पण से बड़ा समर्पण नहीं हो सकता। तो ये लोगों से संवाद करते थे। तो इनकी पॉपुलैरिटी जब बढ़ी तो ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का विषय बने। और याद रखना 1924 के बाद में ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार करती रही बार बार। ये जेल में जाते थे, गांधी जी वाली पॉलिसी पे अनशन भी करते थे, ब्रिटिश सरकार इनको छोड़ती थी, फिर बाहर आकर के यही कार्यवाही ये करते थे। यानी कि इस दौरान ये 8 से 9 बार गिरफ्तार हुए, 8 से 9 बार। और बाद में इनकी पॉपुलैरिटी कलकत्ता में इतनी बढ़ती रही कि 1930 में ये कलकत्ता नगर निगम के मेयर बन गए। 1930 में क्या बने? ये मेयर बने। तो ये कार्य रहा इनका बंगाल के, वहां पर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करना 1930 में। अब आपने एक चीज देखी होगी, ये गांधी जी की विचारधारा के पक्ष में थे या इनके मतभेद थे थॉट्स को लेकर के? तो देखिए यहाँ पर आपको बड़ा साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में जो मतभेद थे, क्योंकि गांधी जी
अभी वर्तमान स्थितियों पर विचार करते थे कि देश में जनता क्या चाहती है। और कई बार आपने देखा होगा गांधी जी को अपने निर्णय बदलने पड़ते थे वर्तमान हालातों के चलते हुए। आपका चाहे असहयोग आंदोलन हो, उसकी स्थितियां बाद में आपने देखी, गांधी जी ने उसको क्या बोला कि अब हम इसको, इसका वो फर्क नहीं हमको देखने को मिल रहा है, अब हमको लगान देना बंद करना पड़ेगा और हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। तो वहीं पर एक छोटी सी घटना हो गई आपका, चोरी चोरा, और उसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि अहिंसा हो चुकी है, अहिंसा हो चुकी है, अब इस आंदोलन को हम बंद करते हैं। समझना आप बात को, है ना। तो इसके बाद में आपको याद होगा सविनय अवज्ञा किस वर्ष शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था 1930 में। तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आपका शुरुआत में चल रहा था, दांडी मार्च सफल रहा, बहुत सारे लोगों का उत्साह था उसमें। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था उसमें, आप जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ था कि वेब मिलर ने जो पत्रकारिता की, उससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव आया, एक आपका एक दबाव उत्पन्न हुआ। तो उस प्रेशर की वजह से इरविन गांधी समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसको हमने दिल्ली पैक्ट आपको समझाया था। उसमें इरविन ने क्या दबाव डाला गांधी जी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर दबाव डाला था कि भाई गोलमेज सम्मेलन में तुमको भाग लेना पड़ेगा। तो कौन से सम्मेलन में गए थे गांधी जी, या कांग्रेस की तरफ से? तो हमने एक शब्द आपको बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे कांग्रेस की तरफ से, इस बात का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन्होंने कहा अच्छा भाई साहब, आप अकेले व्यक्ति को भेज रहे हैं, वहां पे और बहुत सारे दल हैं, आप जानते हो गोलमेज में बहुत सारे लोग भाग लेते थे। उन्होंने कहा कल को सब गांधी जी के खिलाफ प्रश्न करेंगे, जितने भी दल हैं, मान के चलिए कल को वो सब इकट्ठे हो गए, आंतरिक रूप से इकट्ठे हो गए, और जो सवाल दागेंगे गांधी जी के ऊपर, तो गांधी जी क्या सभी चीज़ों को हल कर पाएंगे, गांधी जी सभी चीज़ों के जवाब दे पाएंगे? और प्लस में गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके खिलाफ भी ये थे। इन्होंने कहा था हमारे जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको छुड़वाने के लिए जो विद्रोह होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, वो विद्रोह नहीं हो पा रहा है। अगर गांधी जी, बेशक से ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती है कि उनकी फांसी रुके, लेकिन उसको डिले करवाने के लिए, उसको टलवाने के लिए, भविष्य के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए, ये तो कर सकते हैं, या उनकी सजा कम कर दी जाए, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जा सकता है इस एक चीज के लिए। लेकिन वो सब चीजें जब नहीं हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी इससे भी रुष्ट थे। तो कहने का मतलब है, उन्होंने जो कहा कि गोलमेज सम्मेलन में जाकर के गांधी जी सभी बातों के जवाब नहीं दे पाएंगे और कल को एक आंतरिक गुट बनेगा, सुभाष चंद्र बोस जी की वही बात सत्य साबित हुई। बहुत प्रश्न वहां पर दागे गए गोलमेज सम्मेलन में। मुझे बताइए, गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी निराश होकर के लौटे थे कि सफल होकर लौटे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा था वही हुआ, और गांधी जी वहां पर अकेले पड़ गए। क्योंकि मैंने कहा ना एकमात्र, तो ये कह रहे थे कि यहाँ से एक संगठन बना के तुम भेजिए। लेकिन कांग्रेस तो ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम सबका इतना आपस में विश्वास है कि हमारा एक ही चेहरा काफी है, ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा कि गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो असफलता है, ये कांग्रेस और गांधी जी की वजह से है। अब मुझे बताइए, इस समय पर जितने कारण मैंने आपको बताए, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी का पक्ष जो है वो सही मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, गोलमेज सम्मेलन में गए लेकिन निराश लौटना पड़ा, और बहुत सारी शर्तें जो हम गांधी इरविन समझौते के दौरान अपनी मनवा सकते थे, जो अतिरिक्त दबाव हम ब्रिटिश सरकार पर बना सकते थे, उसको बनाने में हम कामयाब नहीं हुए। ठीक है, उसके लिए मतलब चाहे आंतरिक मंत्रणा ना हुई हो, या एक दूरदर्शी सोच ना रही हो, चाहे कोई भी कारण रहे हो, लेकिन कहने का मतलब है वह सफल नहीं हो पाया। तो जब सफल नहीं हो पाए, तो इस दौर में फिर इनके सुभाष जी ने आगे बढ़े। 1930 की बात कर रहे हैं, इस समय पर इनकी बुक्स थी, बुक्स लिखना इनकी, सुभाष चंद्र बोस जी ने बुक्स लिखी हैं बहुत, अभी कभी आप भी पढ़ना, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। तो ये द इंडियन स्ट्रगल जो किताब है, ये इन्होंने अपने संघर्ष के बारे में और भारत के बारे में लिखी है। इस किताब में दरअसल में 1919 से लेकर के 1934 तक का इतिहास है, 1919 से 1934 तक का। लिखी इन्होंने इसको 1934 में ही था। तो इनकी बुक्स थी, एक बुक है इनकी द इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन पिलग्रिम बुक किसकी है? इंडियन पिलग्रिम। तो ये बुक भी है आपका सुभाष चंद्र बोस जी की किताब, ठीक है। फिर हम आपको लेके चलते हैं, आपका जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट आप सबको पता होगा। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं नेहरू रिपोर्ट। मुझे बताइए, क्या नेहरू रिपोर्ट के मुद्दे पर, जब नेहरू रिपोर्ट आने की बात थी और जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन की बात की गई थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो नेहरू